हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सर आपके। सर आशा करता हूँ सर लाइफ से बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही होगी और आपकी रिवीजन रिवीजन तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। और इस अटेम्प्ट में सर आप होने वाले हो पास। तो इस पूरे 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 रिवीजन सीजन में आपको क्या रखना है सर, इस बार तो सर मैं पास होकर ही दिखाऊंगा सर। ऐसा सर जज्बा सर अपने दिल में रखना रिवीजन करते हो कि यही आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद नो मोर स्टडी, नो मोर इन सीए इंटर, वी विल इन सीए फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं सर कॉस्ट शीट की सर रिवीजन। क्या सर, कॉस्ट शीट चैप्टर की रिवीजन। हमेशा की तरह सर हम क्या करने जा रहे हैं सर, हमेशा की तरह सर जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या रिवाइज करते हैं सर, हम आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं। उसके बाद आरटीपी एमटीपी देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सर हम बढ़ते हैं। तो उसी के पैटर्न में सर हम आज क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन रिवाइज करेंगे। और इलस्ट्रेशन देखने से पहले हम क्या करते हैं हमेशा की तरह, कॉन्सेप्ट। पहले एक बार कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, रिवीजन का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। पहले हमें क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे, देन हम आरटीपी पे जाएंगे, देन हम आईएमटी पे जाएंगे, देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाएंगे और हम सीधा एग्जाम हॉल में बैठ के पास होकर आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है सर, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड सर सारी की सारी से जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी सर ये कॉस्ट शीट सर प्रोवाइड करती है। सारी की सारी रेलिवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है सब चीज सर ये कॉस्ट शीट प्रोवाइड करती है आपको। सबसे पहले जब भी कॉस्ट शीट की अगर हम बात करें, प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले क्या आता है सर, सारे के सारे डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या आते हैं, सारे के सारे डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूँ, लाइक ये माइक बना रहा हूँ, ठीक है, पूरे एग्जांपल में हम ये माइक लेंगे, तो जो माइक बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना, जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, जो माइक बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जैसे कि इसमें कोई माइक्रोफोन लगा होगा, जब भी मैं माइक के थ्रू बात कर पा रहा हूँ ना आपसे, जो भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लगे थे, डायरेक्ट लेबर लगे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस लगे थे, वो सारे के सारे सबसे पहले आएंगे। उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं सर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। एक चीज बताओ, जब मैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, एक्सपेंसेस ले लिए, और क्या है वो मेरा प्राइम कॉस्ट बन गया, क्या मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा? नहीं सर, ऐसे कैसे प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा सर, ये सारा का सारा मटेरियल ले जाके सर आप फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो काम कराओगे, फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो वर्क्स ओवरहेड्स लगेंगे सर, उसी को ही सर हम बाद में ऐड करते हैं। मतलब पहले हमने क्या करा, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ऐड करे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे हमारा क्या है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद सर हमें ऐड करना होगा सर क्या, वर्क्स ओवरहेड्स। क्या ऐड करोगे सर, वर्क्स ओवरहेड्स। मतलब फैक्ट्री में जो भी आपका मतलब चल रहा है काम, उससे रिलेटेड वर्क्स ओवरहेड सारे के सारे आप ऐड करोगे। वर्क्स ओवरहेड्स क्या होते हैं सर, हम डिटेल में विस्तार में सर इसके बारे में है नीचे हम डिस्कस करेंगे। इन सभी पॉइंट के बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार आप बेसिक फॉर्मेट समझ जाओ, फिर बाद में हम डिटेल में विस्तार में बात करेंगे। अगर उससे भी समझ में नहीं आएगा तो इलस्ट्रेशन में जाकर रिवाइज करेंगे, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन में रिवाइज करेंगे। लेकिन आप रिलैक्स माइंड से इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। पहले क्या आया, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आया, उससे क्या आया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क्स ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, मैंने जो भी था डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मैंने ऐड कर दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। थोड़ा और आगे गया तो मेरा जो फैक्ट्री में काम स्टार्ट होने लगा, कटिंग, वेल्डिंग, रेव मटेरियल कंज्यूमेबल जो भी होते हैं वो सब आया, मैंने वर्क्स ओवरहेड ऐड कर दिया। लेकिन जब मैंने वर्क्स ओवरहेड सारे के सारे ऐड करे ना, तो मेरा सुपरवाइजर था जिसको मैं सैलरी दे रहा था, कहाँ पे, वर्क्स ओवरहेड्स में, जो बनाने के लिए मैं सैलरी वैलरी उसको दे रहा था, वो मेरे पास आके बोला, वो बोला क्या बोला, सर सुनो, सर सुनो। मैंने बोला क्या हुआ सर, हमारे कुछ ना WIP है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, वो ना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बोला कि सुनो यार, अगर ऐसा है, अगर हमारे कुछ ना WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर वो मेरे प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं हुए तो मैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट लूंगा कि नहीं लूंगा। आई रिपीट, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हम किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हो या WIP की कॉस्ट निकाल रहे हो सर, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल है इन मार्केट, ताकि मैं उसको बेच सकूं। क्या, मैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, मैं उसकी कॉस्ट निकाल रहा हूं जो अवेलेबल हो सकता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसको मैं मार्केट में बेच सकूं। तो क्या जो WIP होगा, जो क्लोजिंग WIP होगा, क्या मैं उसको कंसिडर करूंगा कि नहीं?
नहीं करोगे। तो वैसे ही लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्यों? क्योंकि ये वो स्टॉक है जो कि अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, जो कि अभी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है, इसको माइनस कर दिया जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। लेकिन जब मैं यहाँ फैक्ट्री में खड़ा था तो मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा, मेरे भाई सुन तो सही, मैं मैनेज तो कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ओपनिंग WIP भी तो होगा जो तुमने इस बार खत्म करा होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो बिकने के लिए तैयार होगा मार्केट में, जो मार्केट में बिकने में तैयार होगा। उसने बोला हाँ सर, हमारे कुछ ओपनिंग WIP थे जो कि अब इस बार कंप्लीट हो गए। तो जो ओपनिंग WIP ना मेरे भाई, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग WIP जो भी आएगा सर हम उसको ऐड कर देंगे, जबकि क्लोजिंग जो WIP होता है उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनल अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, वो क्या है, हमारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मैं उसको नहीं बेच सकता। इसलिए बोला जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस किया जाता है। उसके बाद ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालो। क्या है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। किसका है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, ना कि आपके रॉ मटेरियल की, ना कि आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की। ये क्या है? फिनिश गुड्स है जो कि अवेलेबल होगा मार्केट में, ताकि मैं उसको बेच सकूं, क्या मार्केट में बेच सकूं। अब जैसे ही मैं आगे गया, मतलब पहले मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने डायरेक्ट एक्टिविटेबल कॉस्ट सारे के सारे ऐड कर दिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेरा प्राइम कॉस्ट आया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आने के बाद मैंने उसके फैक्ट्री में गया, तो फैक्ट्री में पता चला सुपरवाइजर लोग सारे मिलकर सर क्या काम कर रहे थे, एंड सर उसका फिनिश गुड्स प्रिपेयर करते। फिनिश गुड्स बन गया, कुछ WIP थे, क्लोजिंग WIP मैंने उसको हटा दिया, जो ओपनिंग WIP थे उनको अपने दिल से लगाया और उसको यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। क्या? फिनिश गुड्स का मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। लेकिन अब मेरे क्वालिटी कंट्रोल वाले बंदे आ गए, वो बोल रहे कि यार सुनो तो सही, ये जो फिनिश गुड्स होते हैं इसकी चेकिंग भी तो होगी, कि ये ऐसी डायरेक्टली तुम जाके भेज दोगे? क्वालिटी नाम की भी तो चीज होती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है? सर हम ही तो करते हैं। आप ऐसी थोड़ी ना कि सर आप कुछ भी सर मार्केट में उठा के लेकर आ जाओगे, नहीं, इसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा, क्वालिटी कंट्रोल होंगे, क्वालिटी के लिए मैंने कोई बंदे रख रखे होंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होगी वो यहाँ पे रहेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप रिसर्च ना करो डेली, अगर आप रिसर्च ना करो, और आज भी अगर 2026 में अगर आईफोन 6 ही लॉन्च कर रहा होता है एप्पल, तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आईफोन बिकता? नहीं बिकता। इसलिए बोला जाता है कि जब आपने फैक्ट्री में जब उस गुड्स को प्रिपेयर कर लिया ना, तो गुड्स तो बना लिया, लेकिन गुड्स बनाने से के लिए आपने कुछ ना कुछ क्वालिटी कंट्रोल की टीम बैठाई होगी, जो कि उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, टेस्टिंग करती है। कोई ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, वो खर्चे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। याद रखिएगा, क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो यहां पर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज वो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन एंड में ओवरहेड्स में ऐड होगा। अगर स्पेसिफिकली मेंशन है, आई रिपीट, तो यहां ऐड होगा, अदरवाइज इन साइलेंट कैट वो नीचे ऐड होगा। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा पे। लेस क्या करोगे, क्रेडिट फॉर रिकवरीज ऑफ स्क्रैप बाय प्रोडक्ट और मिसलेनियस इनकम। मतलब क्या हुआ सर, कुछ ना कुछ, मतलब कि क्वालिटी टीम ने बोला कि ए सुन रहा, ए भिड़ू, ये तो खत्म है, ये तो प्रोडक्ट ही खत्म है, एबनॉर्मल लॉस है, इसको हटाओ, लेस कर दो। लेकिन उसके अलावा जब मैं इसको बेचने गया, कुछ ना कुछ तो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी ना, स्टील के भाव से बिकेगा, कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू, बाय प्रोडक्ट मिसलेनियस इनकम आएगी। तो जो भी मेरी इनकम या रिसिप्ट आ रही है ना, वो सारी की सारी मेरी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। मैंने क्या बोला, क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, मिसलेनियस इनकम, कुछ भी अगर मेरे को इन हैंड इनकम, मिसलेनियस इनकम होती है, तो सारी की सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, जब आप, मैं ये माइक लेने गया था या आप आईफोन लेने गए हो अपने लिए, तो क्या सीधा वो पकड़ता है, पकड़ कैच कर वीडियो, मतलब आईफोन पकड़ता है और लेता है, ये ले कैच कर, ले जा, नहीं, या वो डब्बे में पैक होता है। आप चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, चिप्स क्या वो हाथ में से उठा के सीधा आपके हाथ में ले देता है कि ये लो चिप्स, ये लो खाओ, 5 रुपए का, दो 5 रुपए, ऐसे करता है? या एक कोई उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है, और वो प्राइमरी पैकेजिंग में वो नाइट्रोजन गैस या कोई गैस भरी रहती है, ताकि वो चिप्स वो सही सलामत रहे, उसकी फ्रेशनेस बनी रहे, रहती है ना, कोई ना कोई प्राइमरी पैकेजिंग रहती है, ताकि वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया ना वो मार्केट में बिक सके। क्या है, वो मार्केट में बिक सके, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है। याद रखिएगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमने इसलिए करा था ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए की थी ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी हमने इसलिए करा ताकि वो मार्केट में बिक सके, और कोई क्रेडिट रिकवरीज और मिसलेनियस इनकम आई मार्केट में बिकने से पहले, तो वो उसको अपनी क्या कॉस्ट में से माइनस होगा। देन हमारी कोई प्राइमरी पैकेजिंग थी ताकि वो गुड सेफली मार्केट में जाए,
जो भी जाए और आराम से बिक सके, तो वो क्या सब है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट। मैंने क्या बोला था बार बार कि वो मार्केट में बिक सके। क्या मार्केट में जो हमने प्रोड्यूस करा है 100% गुड्स बिकता है, या कभी कभार कुछ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है? सर कुछ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जो मेरे स्टॉक बिक गए हैं, तो उसमें से आपको क्या लगता है सर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या करूंगा सर, माइनस करूंगा। लेकिन हमारे पास तो कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होगा, मतलब मैंने इस बार कुछ प्रोड्यूस करा, ठीक है, 100 क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस करी, 20 क्वांटिटी पहले की थी, मतलब 120 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल इन हैंड्स है मार्केट में, ताकि मैं उसको बेच सकूं। इस पूरे संसार में ये 120 क्वांटिटी है जो मैं बेच सकता हूं, लेकिन 120 की 20 नहीं बिकी, कुछ 5-6 यूनिट्स बच गई। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, जो हमने गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक तो आप ऐड करेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक सर आप माइनस करेंगे। अब ये सब लिखा झोंका कौन रखता है, ये सब लिखा झिका कौन रखता है, कौन होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ऐसा कौन होता है जो फाइनेंशियल मैनेज करता है, ऐसा कौन होता है जो कॉस्ट शीट बनाता है? जरा मेरे तो हंसते हुए बताओ। सर सीए लोग होते हैं, सर मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। सर ये लोग कौन है, सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से, मतलब जो कि सारे के सारे बंदे ऑफिस में बैठे हैं, जो सारे के सारे बंदे ऑफिस में बैठे हैं, तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से, मतलब ऑफिस से रिलेटेड, मतलब जो मेरे बिल्डिंग ऑफिस है, ठीक है, जहां पे एडमिन के बंदे बैठे हैं, वो क्या है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर मैं कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करूं ऑफिस बिल्डिंग में, तो वो कहां आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स पे, तो वो कहां पर आएगा, ये रहा, वर्क्स ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। किसका, वर्क्स ओवरहेड्स का। याद रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि फैक्ट्री बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस या डेप्रिसिएशन कुछ भी चार्ज करो फैक्ट्री बिल्डिंग का, तो ये वर्क्स ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। जबकि मैं ऑफिस बिल्डिंग का अगर मैं कुछ भी डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कुछ भी ले रहा हूं, तो वो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। और अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया, क्योंकि क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही भगवान है, अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बिल्डिंग थी उसका डेप्रिसिएशन है, जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है तो स्पेसिफिकली मुंह पे उंगली रखकर आप उसी का पार्ट बनाओगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मार्केटिंग ओवरहेड्स का पार्ट बनाओगे, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको क्या ऐड करना होगा, सब प्रॉफिट ऐड करें, उसके बाद आपकी सेल्स की फिगर आ जाएगी। अब आईसीआई चाहता है सर आप पास हो, आईसीआई चाहता है सर आप पास हो, तो उसने क्या बोला कि सर ये कुछ एडजस्टमेंट मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप इतना भी कर लोगे ना, आप इतना भी कर लोगे सर, आपके आराम से अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर बाकी अदर चैप्टर का जिसका ये बेस बनता है ना, तो उसमें तो 100% रेलिवेंट है। क्या 100% रेलिवेंट है? अगर आप इतना भी याद कर लोगे तो आप आराम से ये हो सकता है कि कॉस्ट शीट का 10 से 10 मार्क्स का तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ऊपर ऊपर से भी अच्छे से अगर नहीं पढ़ पाए, अगर याद भी करें, नॉर्मल भी याद कर ले, तो 8-9 मार्क्स तो सर ये है कि आराम से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आईसीआई ना कभी बाहर से एडजस्टमेंट नहीं पूछता, वो खुद के ही अपने बुक्स के एडजस्टमेंट पूछता है, या पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके बाहर कभी आईसीआई कभी नहीं गया। ये मैंने देखा, आरटीपी एमटीपी के जो क्वेश्चन होते हैं उससे बाहर आज तक तो आईसीआई मैंने देखा नहीं कि ऐसा कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट खुद बना के लिया है। लोग बोलते हैं ना कि पेपर में क्वेश्चन बाहर से कुछ नहीं आता, कॉन्सेप्ट में से आता है। आईसीआई ने कहीं ना कहीं लिख रखा होता है अपनी बुक्स में, और वही चीज हमने अपनी उसकी ही बुक्स में से निकाला है। क्या निकाला सर? पहले डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट देखा था। क्या डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट देखा था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम देखा था, डायरेक्ट लेबर देखा था, देन डायरेक्ट एक्सपेंस देखे थे। तो अब आईसीआई ने हमें बता दिया, ये लिस्ट दे रखी है आपको, ये क्या है एक बार समझ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं तो क्या है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड? क्या है? मैंने बोला था मैं फैक्ट्री गेट में खड़ा हूं, फैक्ट्री गेट पे क्या मैं फिनिश गुड्स का इंतजार करूंगा या रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन के लिए? सर रॉ मटेरियल का। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में सर क्या आएगा, सर रॉ मटेरियल आएगा। सर क्या आएगा, रॉ मटेरियल परचेज। क्या आएगा, रॉ मटेरियल परचेज। अब ऐसा थोड़ी ना कि रॉ मटेरियल परचेज ही सर आपका प्रोडक्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ ओपनिंग रॉ मटेरियल भी होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर क्या करोगे, सर वो ऐड करोगे। अब ऐसा नहीं कि जब आपका 100% यूटिलाइज हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया होगा, तो आपको क्या हटाना होगा, क्या लेस करोगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब मैंने इस बार कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल इस बार आया, इसके अलावा मेरे पास कुछ पहले से ही मेरे दिल के पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल रखा पड़ा था, तो वो दोनों मिलकर प्रोडक्शन में गए। लेकिन 100% रॉ मटेरियल तो लगता नहीं है, कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक में था,
तो वो माइनस होगा। वो क्या होगा? वो माइनस होगा, ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल लाने में कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना, फ्रेट तो लगा होगा ना, अपने आप चल के तो आया नहीं होगा। तो फ्रेट क्या है? कैरेज इनवार्ड को सर क्या है? आपको ऐड करना होगा। कई बार क्या होता है सर, आप बार्गेनिंग करते हो, ये भारत है, रिबेट है, डिस्काउंट लेते हैं सर। अगर कोई स्पेसिफिकली मेंशन करते कि 5% डिस्काउंट है, तो वो क्या है? रिबेट है, वो क्या माइनस करोगे? हाँ जी, माइनस करोगे। अगर कोई रिकवरीज हो गई, मतलब आपको पता था 2% का नॉर्मल लॉस होता है, 2% का मटेरियल आता है, वो नॉर्मल लॉस होता है, वो माइनस कर देते हैं, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर जो नॉर्मल लॉस था उसमें से कुछ स्क्रैप था, वो बन गया, तो स्क्रैप का क्या करोगे सर? वो लेस होगा। अगर कोई रिकवरीज होती है फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप एंड एनीथिंग, तो आपको क्या है? आपको लेस करना होगा। सर हमने ऊपर ही पढ़ा था स्क्रैप। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से स्क्रैप हटाओगे। क्या? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में से आप स्क्रैप हटाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हमने क्या है? रिकवरीज ऑफ फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने क्या बोला? रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप था वो बेचा है, रॉ मटेरियल का स्क्रैप जो बेचा है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में से हटाओगे। हमेशा मैं बोल रहा हूँ, अगर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि रॉ मटेरियल का स्क्रैप बेचा है, तो रॉ मटेरियल के से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में से ही माइनस होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से सर आपको यहां से माइनस करना होगा। कुछ नहीं बोला है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से यहां से माइनस होगा। अगर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि रॉ मटेरियल बेचा है, तो रॉ मटेरियल बेचा वो यहां से माइनस होगा, ठीक है। और हमें लेस करना होगा कोई भी एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। कोई भी एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है, वो हमारे क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनता है। आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, वो कॉस्टिंग पी&एल का पार्ट बनता है, वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनता है, तो वो हट जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। सर हमने बहुत डिटेल में सर एम्प्लॉय कॉस्ट रिवाइज करा था, मेरी आई थिंक वीडियो भी अपलोड हो रखी है, आप एक बार वो भी चेक करना। तो बहुत अच्छे से रिवाइज करा था। इधर आओ, डायरेक्ट लेबर और वेजेस कॉस्ट सर क्या होते हैं? सर वेजेस जो भी आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो वो, एंड देन इसके अंदर अलाउंसेस और इंसेंटिव्स, अगर आप कोई मंथली अलाउंसेस और इंसेंटिव दे रहे हो जो उसके रिम्यूनरेशन का पार्ट है, तो वो ऐड होगा। देन उसके अलावा पेमेंट ऑफ फॉर ओवर टाइम दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन पीएफ, ईएसआई फंड और अदर नोटिफाइड फंड, तो वो क्या होगा सर? वो ऐड हो जाएगा। वो क्या होगा? वो अदर ऐड हो जाएगा। और अगर कोई अदर बेनिफिट दे रहा हो तो ऑब्वियसली सर वो ऐड होगा ही होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। याद रखिएगा, पावर फ्यूल जो भी हमारे होते हैं वो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में आते हैं। आपको बोल दिया जाएगा पावर का खर्चा इतना है, फ्यूल का खर्चा इतना, तो वो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। रॉयल्टी पेड और पेबल, कई बार क्या होता है जैसे कि आपने नो हाउ टेक्निकल असिस्टेंस अगर बाहर से खरीदा है, या आपने क्या है किसी को रॉयल्टी पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो बाहर ही इन्वेंट हुआ था, हम यहाँ पे बेचने के लिए हम उसको क्या है? रॉयल्टी पे कर रहे हैं बाहर। तो रॉयल्टी पेड एंड पेबल जो होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता है। अगर कोई नो हाउ टेक्निकल असिस्टेंस ले रखा है, उसका अगर फी दे रहे हो, तो वो भी आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता है। उसके अलावा हायर चार्जेस और जॉब चार्जेस टू जॉब वर्कर को अगर आप पे करो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता है। इसका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता है, याद रखिएगा। सर्विस स्पेसिफिकली अगर बोल रखा है, मैंने क्या बोला? स्पेसिफिकली बोल रखा है, स्पेसिफिकली कि डिजाइन, ड्राइंग और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर स्पेसिफिकली बोल रखा है ना, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको ऐड करना होगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली अगर वर्ड यूज हो गया तो आपको कुछ नहीं सोचना है उसके आगे क्या नाम लिखा है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर देना कि डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू द ड्राइंग चार्जेस। आपको डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आप प्लीज उसको वहां पे लिख कर आ जाओ, पास हो जाओ, सीए बनो, बस इतना इजी है। वर्क्स ओवरहेड्स, हमारी आईसीआई से लड़ाई नहीं है, आईसीआई से रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन देगा, जैसा भी क्वेश्चन देगा, हमें क्या है? अपने कॉन्सेप्ट और हमारी रिवीजन के बेसिस पे हमें बस पास करना है, क्रैक करना है एग्जाम, दैट्स इट, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स की मैं बात करूं तो कंज्यूमेबल्स, जो भी कंज्यूमेबल होते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स की, क्या आते हैं सर? स्टोर्स एंड स्पेयर्स की, जैसे कि लाइक नट बोल्ट हो गए, ये सब जो ऑयल्स हो गए, ये सब जो भी आपको कंज्यूमेबल्स दे रखे ना, वो सबके स्टोर्स एंड रिपेयर्स वो भी आएंगे, वो सारे के सारे वर्क्स ओवरहेड्स यहाँ पर आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, सर वो आपके कहां पर आएंगे? सर वो आपके वर्क्स ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा आप अमोर्टाइजेशन ऑफ जिग्स एंड फर्नीचर टूल्स ईटीसी, सर आपके क्या वर्क्स ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। आप यहाँ पे क्या जिग्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जिग्स एंड फर्नीचर फिक्सचर, ठीक है, एंड टूलिंग। और ऊपर क्या लिखा था? मोल्ड्स लिखा था, इधर देखो
एमोटाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, एमओयूएलटी मोल्ड्स, मतलब जो एमोटाइजेशन करते हो आप मोल्ड्स को एमोटाइज करते हो तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं क्या? अगर आप मोल्ड्स का एमोटाइजेशन करते हो तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं, जबकि आप जिक्स एंड फिक्सचर का अगर एमोटाइजेशन हो रहा है तो वो किसका है सर? वर्क ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको रेंट लीज, अगर आपको प्रोडक्शन एसेट के लिए अगर आप दे रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन एसेट के लिए अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि मैं लीज रेंट दे रहा हूँ तो वर्क ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। एक चीज बताओ, मैं ना यहाँ पे ना अच्छे से आपको बता देता हूँ। पहले इधर आओ, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी ना तीन तरह की हो सकती है। ठीक है, पहला फैक्ट्री बिल्डिंग, दूसरा ऑफिस, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप, डीलर्स बैठा रखे हो आपने खुद की, जिसकी खुद की बिल्डिंग हो। अगर इसका कोई डेप्रिसिएशन है, इसका कोई इंश्योरेंस है, इसका कोई क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कहाँ पे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। कहाँ पे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। अगर ऑफिस बिल्डिंग का कोई डेप्रिसिएशन है, ठीक है, यहां पे कोई इंश्योरेंस है, ठीक है, यहां पे कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो ये तीनों के तीनों सर कहां पे जाएंगे? ये तीनों के तीनों सर आपके जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। कहां पे जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग का स्पेसिफिकली बोल रखा है कि उसका इंश्योरेंस ले रखा है, उसका डेप्रिसिएशन है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो उसको कहां जाएगा सर? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिमिलरली अगर कोई डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, या आपका क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो ऑब्वियसली सर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही ओवरहेड्स में जाएंगे। कहां पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ही जाएंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको भूल मत जाइएगा। उसके अलावा बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये बात बिल्डिंग में लागू नहीं होती, ये प्लांट एंड मशीनरी पे भी लागू होती है। प्लांट एंड मशीनरी हमेशा क्या होता है, इधर आ जाओ यार, इसको अलग से ही रखता हूँ, अदरवाइज ना आप कंफ्यूज और हो जाओगे। प्लांट एंड मशीनरी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अगर इसका कुछ भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, या आपको बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखा है, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनते हैं। किसका? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। ये हमेशा किसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेंगे। लेकिन समटाइम्स स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली स्टेटेड, अगर कोई स्पेसिफिकली स्टेटेड लिख दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थे, क्या थे? मशीनरी, मशीनरी कहाँ की थी? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की थी, या आपके डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में लगा पड़ा था कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कुछ मशीन लगी पड़ी थी, उसका रिपेयर है, उसका मेंटेनेंस है, क्यों लगी नहीं रहती कोई मशीन? कैश काउंटिंग की मशीन कहाँ लगेगी? सेलिंग डिपार्टमेंट में लगी रहेगी ना। कैश कौन काउंट करेगा? हमेशा थूक लगा के थोड़ी ना काउंट करा जाएगा। समझ रहे हो? वहां पे मशीन हो सकती है, वहां पे एसी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली अगर स्टेटेड है, स्पेसिफिकली स्टेटेड है कि सर ये एडमिन डिपार्टमेंट में था, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में था, तो सर आपको क्या करना है? उसी में ही खर्चे लेके जाने, उसी में ही खर्चे लेके जाने। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे ख्याल से हो गया है। एक बार पढ़ो, वर्क ओवरहेड्स का तो हो गया था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग का अगर साइलेंट केस है तो हमेशा की तरह यहीं पर आएगा। एमोर्टाइजेशन ऑफ जिग्स फर्नीचर और फिक्सचर, जो मैंने बताया वो जिग्स एंड फिक्सचर, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर हमेशा क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन में जाएगा। फिक्सचर हमारे यहाँ पर जाते हैं, फिटिंग्स जो होते हैं, टूलिंग ईटीसी, फिक्सचर टूलिंग जो ईटीसी है वो सारे के सारे हमारे क्या वर्क ओवरहेड्स में जाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट, ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो आप क्या करोगे सर? ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट का सीधा कॉस्ट यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस, अगेन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, इंश्योरेंस चार्जेस किसका है? तो आप वर्क ओवरहेड का पार्ट मानोगे। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड कैरेज ऑफ एन मटेरियल रिटर्न, मतलब अगर फ्रेट अगर चार्जेस को पे कर रहे हो, किस लिए? ये गुड्स मेरे को पसंद नहीं आया, इसको वापस ले जा चल। तो जो कैरेज इनवर्ट, तो जो कैरेज आप फ्रेट पे करो मटेरियल रिटर्न के लिए, तो वो कहाँ पे जाता है सर? वर्क ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। इधर आ जाओ, उसके बाद हमने क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूँ, डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ है ना ऑफिस बिल्डिंग, मैंने बात करा था ऑफिस बिल्डिंग का, अगर कोई डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, फर्नीचर है, वो सारा का सारा यहीं पर आएगा। अगर आपका कोई इंश्योरेंस अगर इसके लिए आप रिलेटेड में पे करो, कोई रिपेयर अगर आप पे करो ऑफिस के लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए, तो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। उसके अलावा सैलरी पेड करो किसको, मैनेजर को, अकाउंटेंट को, डायरेक्टर को, तो वो यहाँ पे बनेगा। अगर कोई सिटिंग फी भी पे करो डायरेक्टर को, तो वो भी यहाँ बनेगा। अगर कोई ऑडिटर को फी पे करो, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है, लीगल चार्जेस है, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के पार्ट बनते हैं। अगर कोई रेंट रेट टैक्सेस अगर इंश्योरेंस अगर आप पे कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के डिपार्टमेंट के लिए, तो भी सर वो आपका यहीं का पार्ट बनता है। रेंट एंड रेट्स के लिए भी याद रखिएगा, रेंट एंड रेट्स के लिए भी आप किस डिपार्टमेंट के लिए पे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिन डिपार्टमेंट के लिए पे कर रहे हो, ठीक है, वर्क्स फैक्ट्री के लिए पे कर रहे हो, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमने क्या है फैक्ट्री के लिए पे कर रहे हो, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री के लिए पे कर रहे हो तो वो एब्सोल्युटली लिखा रहेगा फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, ठीक है। एडमिन के लिए कैसे लिखा रखा है सर, ऑफिस बिल्डिंग, क्या ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग लिखा रहेगा। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए पे करो तो स्पेसिफिकली लिखा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ लिखा रहेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। हमेशा याद रखिए डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑफिस से पहले लिखा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते कई बार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, क्या कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, कितना इजी है ना, आराम से पास हो जाओगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इधर आंखों में आंखें डाल के तो देख ले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बस कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरे भाइयों, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं, अगर जो सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं रिलेटेड टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो वो हमारा क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। डायरेक्टली अगर एडवर्टाइजमेंट का अगर बोल रखा है कि एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग का खर्चा करे तो ऑब्वियसली सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, जो प्राइमरी पैकेजिंग नहीं है, जो प्राइमरी पैकेजिंग नहीं है, मेरे कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे मेरे मैन, वो वाली पैकेजिंग है, मैं दोबारा रीपैकिंग कर रहा हूं ताकि वो गुड्स बिक जाए अच्छी कंडीशन में। मैंने इसको पैकिंग तो करा था बट यार ये प्राइमरी पैकिंग ठीक नहीं था, मेरे को दोबारा से इसके ऊपर एक प्लास्टिक पैकिंग करा, रीपैकेजिंग करा ताकि गुड्स अच्छा दिखे और वो मार्केट में जल्दी बिके, अट्रैक्शन। मैंने बोला कि यार मैं इसको ना पिंक पिंक कलर के रैपर में पैक करूंगा ताकि जल्दी बिक जाए, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी पैकेजिंग यहां पर आएगा, ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस ईटीसी रिलेटेड टू द एसएनडी, मैंने बताया था। रेंट एंड डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू द एसएनडी, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। इधर आओ, अदर स्पेशल पॉइंट, अदर स्पेशल पॉइंट, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अदर स्पेशल पॉइंट जब भी आता है किसी भी मतलब चैप्टर का अदर स्पेशल पॉइंट्स आता है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये अगर पॉइंट्स अगर आपके पेपर में दिखते हैं, जो कि दिखेंगे ही, इसके बिना कभी भी मेरे को नहीं लगता चेकर या एग्जामिनर पेपर बनाता है, एक ना एक पॉइंट्स हर चैप्टर में स्पेशल पॉइंट्स आते ही आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा इन स्पेशल पॉइंट्स के लिए रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर लिख कर आइएगा, अदरवाइज आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं, 1 मार्क्स कट सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, while preparing the cost sheet following items should be ignored, कैश डिस्काउंट लिख दिया, इनकम टैक्स पेनल्टी डीमैरेज लिख दिया, एबनॉर्मल कॉस्ट लिख दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दिया। अगर ऐसा कुछ लिखकर आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि वी हैव इग्नोर्ड दिस एक्सपेंस बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहे, इसलिए हमने क्या करा है, इसको इग्नोर कर दिया है। वी हैव नॉट कंसिडर इन द कंप्यूटेशन, इन नॉट कंसिडर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसा कुछ एक अंग्रेजी में अच्छा सा वर्ड 1-2 लाइन का लिखकर आ जाना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, ओके। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव रिसीट फ्रॉम रिसीवेबल शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, क्यों, क्योंकि ये तो पैसा आपको मिल गया, जो आपने पैसा खर्च किया ही नहीं, मैंने पैसा दिया वापसी में मेरे को ग्रांट आ गया, मैंने पैसा दिया मेरे को थोड़ा सा ग्रांट आ गया, जितना ग्रांट आया जितना रिसीव्ड है रिसीवेबल्स है आप मिला है आगे मिलेगा, जो भी है वो सारा का सारा रिड्यूस होगा। और अगर जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो हमेशा की तरह जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वो हमेशा की तरह क्या करोगे, वो लिखोगे। सब्सिडी कोई मिली है तो आप रिड्यूस करोगे, नीचे नोट्स लिखोगे कि सर वी हैव रिड्यूस द सब्सिडी अमाउंट बिकॉज इट इज रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट सो दैट इट्स विल नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अवर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन, ठीक है। याद रखिएगा ये आपको लिखकर आना होगा, हर चैप्टर में बताता हूँ, इस चैप्टर में बताया है। एम्प्लॉय कॉस्टिंग में तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा था मैंने वहां पे आपको जनरल मिस्टेक जो थी वो सारी की सारी बताई है। एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके एक बार चेक करके आइएगा और आपको पता चलेगा जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं ना वो सही में इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट के बच्चों का ही मैसेज आता रहा, वो बता रहे थे कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे मार्क्स कटे, मेरे समझ में ऐसा क्यों। तो उनके सारे के सारे जो जनरल मैंने देखे हैं ना, जो हमारा जो रिव्यूज होते हैं वो सबके बेसिस पे मैंने क्या एम्प्लॉय कॉस्टिंग मटेरियल को सब में मैंने अच्छे से बताया, एक बार देखिएगा जरूर। अभी मैंने कॉस्ट शीट में आपको बता दिया, पूरे डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या था,
ठीक है। उसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि स्पेसिफिकली अगर क्या क्या होता है, स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया। मेरे ख्याल से अब गड़बड़ नहीं हो सकती अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि आपने क्वेश्चन की रिवीजन नहीं करी। क्यों क्वेश्चन की रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाओ, अभी आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है ना, इसमें भी एक बच्चे ने ना एक गलती कर रखी थी, एक छोटी सी गलती कर रखी थी, ठीक है, एक प्यारी सी छोटी सी गलती कर रखी थी, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ना आगे नीचे एंड में ना 2 मार्क्स गवा बैठे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, बहुत छोटा बहुत प्यारा है, एक बार जरा आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, एक बार पढ़ो यार, एक बार पढ़ो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन है, पॉज करके पढ़ो, होपिंग की पॉज करके पढ़ लिया होगा। मैं क्यों 5 मिनट के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। हाँ आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं भाई और बहनों। इसमें क्या बोल रखा है सर, आपको बोल रखा है सर कॉस्ट शीट बनाना है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फॉलोइंग डाटा। आपको ऊपर सर ये डाटा दे रखा है, उसके बेसिस पे सर आपको क्या बनाना है सर, कॉस्ट शीट बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, मेरे को कुछ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस चाहिए थे। क्या चाहिए थे? डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस का नाम था क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मेरे को देख के बता सकते हो कुछ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है कि नहीं? यहाँ लिखा हुआ है रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, यही है हमारा, यही है हमारा प्राइम कॉस्ट। देखो देखो, यही हमारा प्राइम कॉस्ट है। क्या है? प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट कितना है? 1,80,000। 2,70,000 भाई और बहनों, ये है 2,70,000 मेरा क्या है, प्राइम कॉस्ट आ गया। अभी कहानी तो इसके बाद स्टार्ट हुई थी। क्यों? मटेरियल का भी फैक्ट्री में पहुंचना बाकी था, वहां प्रोसेसिंग होना बाकी थी। मेरे को बताओ सर, फैक्ट्री में कुछ मशीन थी, मशीन ने कुछ काम करा, कितने घंटे मशीनों ने काम करा सर? 10,000 घंटे मशीन ने काम करा। और कितना हमारे को मशीन ओवर रेट दे रखा है, मतलब 1 घंटे अगर मशीन चलती है तो कितना हमारा खर्चा आता है। इधर देखो, 10,000 घंटे मशीन चल रही है और हमारा हर 1 घंटे अगर मशीन चलती है तो 8 रुपये खर्चा आता है। क्या? 8 रुपये खर्चा आता है। 1 घंटा चलते तो 8 रुपये खर्चा आता है। 10,000 घंटे अगर मशीन चली है तो कितना? 80,000 रुपये खर्चा होगा। 2,70,000 प्लस में 80,000, ये क्या आया? 3,50,000। कितना आया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हमारा कितना आया सर? ये आया 3.5 लाख। कितना है? 3.5 लाख। अब मेरे को बताओ, क्या मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या मेरे को कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे रखी है? क्या मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दे रखी है? क्या मेरे को ओपनिंग डब्ल्यूआईपी या क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा है? आंसर इज नो, नो, नो। एक बार पढ़ ले तो मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज नथिंग बट अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या? यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, मेरे को निकालना होगा कॉक्स। यहीं पे गलती हो गई थी। यहाँ क्या गलती हुई थी कि मेरे को ओपनिंग फिनिश गुड्स दे रखा है क्या, या क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे रखा है क्या? ध्यान से पढ़ के बताओ मेरे को, देख के बताओ, क्या मेरे को क्या ओपनिंग फिनिश गुड्स दे रखा है? आंसर इज नो। बट क्या मेरे को क्लोजिंग फिनिश गुड्स दे रखा है? आंसर इज यस। यूनिट प्रोड्यूस कितने थे सर? कितने थे? 4,000 यूनिट मैंने प्रोड्यूस करे और कितने बेचे? 3,600। कितने? 3,600। कितने मेरे क्लोजिंग गुड्स रह गए? कितने मेरे क्लोजिंग गुड्स रह गए थे? 400। अब क्वेश्चन आता है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? यहां जो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया था, यहां मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया था, इसको हटाओ, वो कितने यूनिट ऑफ गुड्स का करा था? मेरे को बताओ, क्या ये गिवन है आपको? क्या ये आपको गिवन है कि कितने मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे? 4,000। कितने? 4,000। कितने मैंने गुड्स प्रोड्यूस करे थे? 4,000। ठीक है, मैंने 4,000 गुड्स प्रोड्यूस करते, मतलब जो 3.5 लाख की कॉस्ट दे रखी थी वो मेरे 4,000 गुड्स के लिए दे रखी थी। डिवाइड बाय 4,000 करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 कितना है? 87.5। कितना आया? 87.5। ठीक है, ये आया मेरा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मेरा आ गया, पर यूनिट का आ गया। तो 400 यूनिट्स का मेरा था, तो 87.5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 400 मल्टीप्लाई में 87.5, ये कितना आया मेरा? 35,000। कितना है? 35,000। अब मेरे को बताओ, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, जो कि मेरा माल बिका नहीं, क्या वो माइनस होगा? हाँ जी सर, वो माइनस होगा। 3.5 लाख माइनस में 35,000 क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 3.5 लाख माइनस में 35,000। अब पहली गलती तो यही थी, पहली गलती तो यही थी, पहली गलती तो यही थी कि आपने फिनिश गुड्स की वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, पहली गलती तो यही थी। तो आगे में आपका टोटल गलत आया। ठीक है, आपका टोटल गलत आया, लेकिन आप यहां तक नहीं रुके, एक गलती और थी।
मेरे को एक चीज बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या आपको दे रखे हैं? हाँ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो डायरेक्टली बोल दिया 35,000 है। क्या है? डायरेक्टली बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? 35,000 है। क्या मेरे को सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं? सेलिंग ओवरहेड्स, इधर आओ, ये आपको कितना दे रखा है? रुपीस 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 क्या है? रुपीस 5 पर यूनिट। क्या है? मेरा खर्चा लगा है रुपीस 5 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या? जो माल बिका है उसी को ही तो बेचने का खर्चा आएगा। मैं कैसे बोल सकता हूं कि मेरा माल ये बिका ही नहीं, इस पे मैं सेलिंग खर्चा कर रखा है? मैं बोल ही नहीं सकता। मेरे 100 यूनिट थे, मेरे 80 यूनिट बिके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 80 यूनिट बेचने के लिए मैंने इतना खर्चा किया था। 80 यूनिट बेचने के लिए मैंने इतना खर्चा किया था। ठीक है, तो आपको जो सेलिंग ओवरहेड दे रखा होता है पर यूनिट ₹5, तो वो आपको क्या है? गुड्स जो आपकी सोल्ड हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3600 मल्टीप्लाई में 5, 3600 मल्टीप्लाई में 5, तो कितना है? ये आया आपका 18,000। तो मेरे को टोटल कॉस्ट बता दोगे? 3,15,000 प्लस में 35,000 प्लस में 18,000 हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो मेरे को टोटल कॉस्ट आया 3,68,000। 3,68,000 आया, यह आया 3,68,000। ठीक है, मैंने माल कितने रुपए का बेचा था? 125 रुपए का बेचा था। कितने का? 125 का, मतलब 3600 मल्टीप्लाई में 125 कितना है? 3600 मल्टीप्लाई में 125 कितना है? 4,50,000 का मैंने माल बेचा था। मेरे को एक चीज बताओगे, प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,68,000 माइनस कर दो, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 82,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। पर यूनिट अगर मैं पूछूं तो आपको क्या है? हर किसी को क्या है? 3600 से मल्टीप्लाई करना है। कितने थे? 3600 से, तो 22.77। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? अभी क्या क्या गलती हुई थी मेरी, एक चीज बताओ। यहाँ मैंने ऊपर यहाँ पे मैं माइनस मल्टी डिवाइड कर रहा था किससे? 4,000 से, जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहा था। जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहा था, जितनी मैंने कॉस्ट और जितनी मैंने प्रोड्यूस करे थे, कुछ बनाए थे, उससे मैं डिवाइड कर रहा था। किससे? जितने मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे। कितने मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे? कितने मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे, उससे मैं डिवाइड कर रहा था। ठीक है, जैसे ही मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे गया, जैसे ही मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे गया, तो मैंने बोला कि मेरे कितने यूनिट्स बिके थे, उसका मेरे को पर यूनिट कॉस्ट बताओ, उसका मेरे को पर यूनिट सेलिंग प्राइस बताओ। तो यहां पे मैं 3600 से डिवाइड कराता। ठीक है, इधर आओ, जो ये है, ये देखो, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, एग्जैक्टली वही है जो हमने बनाया, वही है। टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट मैच हो रहा है 82,000। ठीक है, 82,000 हमारा प्रॉफिट मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स वैल्यू होगी तो 4.5 लाख, 3,68,000 हमारे है 82,000। जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आया 3,68,000, तो इसको कितने से? 3600 से डिवाइड करा है। देखो क्या होता है ना, आप लोग ऊपर ऊपर से तो देख के चले जाते हो क्वेश्चन की हो गया हो गया हो गया, होता नहीं है। क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। 102.22 ये आपका क्या है? 3600 से डिवाइड हुआ है। ये आपका 3600 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, आप भूल मत जाइएगा, ये सारे की सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ना आप क्वेश्चन में ना आप हमेशा भूल जाते हैं, जिसके वजह से सर आपका आंसर गलत हुआ था। 35,000 को भी ना आपको 3600 से ही डिवाइड करना था। कितना है? 35,000 को भी 3600 से डिवाइड करा है। ठीक है, ये रहा, ये सारा आपका क्या है? 3600 से डिवाइड हुआ है। लेकिन जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था ना, सारा का सारा, ये सारा का सारा 4,000 से डिवाइड हुआ है। क्यों? जब मैं प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल रहा था, मेरे को ये बताना था कि पर यूनिट मैंने कितना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस करा है, मतलब कितना मैंने कॉस्ट लगाया पर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने कितने गुड्स प्रोड्यूस करे थे? मैंने 4,000 गुड्स प्रोड्यूस करे थे, ना कि 3600। 3600 तो यूनिट मैंने बेचे हैं। तो 3600 यूनिट बेचे हैं, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड्स निकालते वक्त आपको 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है, पर यूनिट निकालते वक्त यहाँ पर। ठीक है, 35,000 डिवाइडेड बाय 3600 आपका 9.72 आया। लेकिन अगर जब आप यहाँ की बात करोगे तो 3,50,000 जो है आपका है ना, ये आपका 4,000 से डिवाइड हुआ है। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4,000, जितना आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करा है 87.50। 87.50 यहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो 4,000 आपने यूनिट प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, एक बार ना इस क्वेश्चन को ना आप आराम से ऐसे निहारो जैसे कि आपका अटेम्प्ट अगर लगा हो तो इसी क्वेश्चन की वजह से लगा था। हाँ, अगर कोई है, सॉरी भाई, मेरे को गलती, माफी यार, गाली मत देखना, बस मैं बता रहा हूँ यार, मेरे पास मैसेज आ रहे थे तो मैंने बता दिया, बस अगली बार नहीं बताऊंगा। कोई नहीं, आप एक बार देख लो, कोई डाउट है, कुछ भी है तो मेरे को बताओ।
अरे यार, मेरे को पॉज करके जितनी मर्जी बात देखो यार, मैं क्यों स्क्रीन से हट जाऊँ। पॉज बटन होगा वहाँ पे, उसको दबाना। जो भी आपको मतलब जो भी नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए वो उसका स्क्रीनशॉट लो। जो भी आपको एक बार रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज करो। खुद देखो, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आ गया है, क्या आ गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ गया भाई और बहनों। एक बार ना इसको भी ना खुशी से देखो। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको खुशी से देखो। ठीक है, इधर आओ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, एक बार ना पॉज करके ना ये पढ़ो इसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक बार पॉज करके मेरे को पढ़ो। आ जाओ। हमें क्या बोल रखा है, हमें क्या है, हमें ये सब चीजें निकालनी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट। ये क्या है, हमें क्या क्या निकालना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। आपको ऐसा नहीं लग रहा चाहिए ये हमसे कॉस्ट शीट ही पूछ रहा है? ये हमसे सीधा का सीधा बोल रहा है कि इनडायरेक्टली मेरे को कॉस्ट शीट बना के दे दो, मेरे को कॉस्ट शीट बना के दे दो। ऐसा नहीं लग रहा? और बहुत आसान है। इससे ज्यादा आसान तो मेरे को लग रहा है कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। इधर आ जाओ। अब मैंने क्या बोला कि पहले, सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले क्या हमने निकाला था अपने, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें सबसे पहले हमने क्या था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम था। क्या था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसमें हमने देखा था रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल परचेज एड ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई कैरेज इनवर्ड जो आप पे कर रहे हो रॉ मटेरियल लाने के लिए तो वो ऐड होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक पहले, रॉ मटेरियल परचेज बताओ मेरे को क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 4,80,000, 4,80,000 है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का, 60,000, 60,000, 60,000 आपको क्या है ऐड करना है। उसके बाद मेरे को बताओ फिनिश गुड्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो 50,000, 50,000 सीधा माइनस कर दो। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, मेरे को लग रहा है कि आपने तो एक बार ही में निकाल दिया। 4,80,000 प्लस में 60,000 माइनस में 50,000, ये आ गया 4,90,000, 4,90,000। ठीक है, शायद यही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। शायद मेरे को यहाँ पे कोई फ्रेट तो दिख नहीं रहा, नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब मेरे को प्राइम कॉस्ट बोल रखा है। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब इसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना है। क्या? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मेरे को वेजेस पेड दे रखा है, मेरे को लग रहा है ये डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट एंड DWC है, ये ऐड होगा 2,40,000। ठीक है, उसके अलावा शायद मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा। मैंने इसे पता है, बहुत आसान क्वेश्चन। 2,40,000 प्लस 4,90,000, 2,40,000, ये ऐड कर दो। यह 730, 7,30,000 आ गया, ये आ गया। अरे क्या है, 7,30,000 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे मेरे को क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना होगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी तो निकालना है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये रहा। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दे रखा है, 1,00,000, 1,00,000 ऐड करना है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, WIP ओपनिंग 12,000 ऐड करना है और 15,000 माइनस करना है। 12,000 ऐड करना है और 15,000 माइनस करना है। ठीक है, ठीक है, 7,30,000 प्लस में 1,00,000 प्लस में 12,000 माइनस, नहीं 1,20,000 करते गलती से, प्लस में 12,000 माइनस में 15,000, कितना आया, 827, 827। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना मैंने गुड्स बेची है उसका कॉस्ट बताओ। उसका कॉस्ट कैसे बताओगे, जब ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स ऐड कर दोगे, क्लोजिंग को माइनस कर दोगे। 90,000 मतलब ऐड कर दोगे, 1,10,000 क्या है माइनस कर दोगे। ठीक है, इतना आसान था ये तो। 8,70,000 में 90,000 ऐड कर दोगे और 1,10,000 माइनस कर दोगे। कितना बढ़िया है यार ये, 8,07,000 मतलब 8,807 मतलब जो भी है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? और इधर आ जाओ। ओ माय गॉड, जो मैंने बताया था, जो मैंने बताया था कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन दे रखा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स,
क्या हुआ, फ्लो फ्लो में रह दिया। बस ये एक छोटा सा पॉइंट था कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। ये 50,000 भी सर आपको क्या है ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो आपने यहाँ पर क्या है, पहले आपको 50,000 ऐड करना होगा 8,27,000 में। 8,27,000 में क्या है, 50,000 आप ऐड करोगे ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ सके 8,77,000। अरे 8,77,000 ठीक है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी। अब क्या है, अब क्या है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं 90,000 प्लस में 1,10,000 ऐड कर दो, और 1,90,000 1,10,000 ये आप माइनस कर दो, ये आ गया 8,57,000। कितना है, 8,57,000। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा अगर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई दे रखा है तो वो आपका क्या है, ये आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है। ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते वक्त आपको ऊपर अलग से ऐड करना होगा। जो यहाँ पे हमने दिखा बात करी थी ना, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त वो ऊपर अलग से ऐड होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं। अगर स्पेसिफिकली आपको बोल दिया प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना है। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दे रखा है 25,000, ये 25,000 यहाँ ऐड कर दो, 8,57,000 में 25,000 और ऐड कर दो, 8,82,000। ठीक है, और अब क्या है, सेल्स की वैल्यू दे रखी है, सेल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 लाख। तो सीधा का सीधा आपको क्या करना है, 10 लाख यहाँ पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ जाएगा, 10 लाख माइनस में 8,82,000, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 1,18,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लियर है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 4,90,000 जो हमारा आया था, 4,90,000 ये मैच हो गया। ठीक है, 7,30,000 ये रहा हमारा, ये ऊपर कहीं तो कहीं आ रखा था, ये रहा मैच हो गया, ये हमारा 827 आ गया। ठीक है, 8,57,000 ये हमारा आ गया, ऐड हो गया, मैच हो गया। ठीक है, हमारा ये 25,000 था, 8,82,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, देन हमारा प्रॉफिट जो था 1,18,000 आ गया, एंड देन 10 लाख की हमारी सेल आ गई। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, बस यही एक चीज़ था जो कि एक छोटा सा कंफ्यूजन था, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया ना कि अगर ये आपके एडमिशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। इन सब चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार एडमिशन ओवरहेड्स लिखा हुआ है, नहीं एडमिशन ओवरहेड्स में देख कर जाएंगे, ले जाओ, ICA मार्क्स मिल जाएगा आपको। मैं क्या बोलूँगा, मैं ना मांगू मैं ना भीगी। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, एक मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इलस्ट्रेशन है यार। इसको ना एक बार ना हंसते हंसते प्यार से, प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो इसको जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को। इतना बड़ा इलस्ट्रेशन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक बार इसको देखो, एक बार अपना बुक ओपन करो और इसको देखो। ठीक है, जब इसको घूरना हो जाए ना तो मेरे को बताना, आप अपना बुक में निकालो, उसको पढ़ो पॉज करके एक बार, होपिंग कि आपने इसको क्वेश्चन को ट्राई जरूर करा होगा। इधर आओ, अभी क्या है, आपको ना कॉस्ट शीट बनानी है। अब मैं इसके साइड में लिखते रहूंगा क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूंगा तो यार बेमतलब का टाइम वेस्ट होगा। आप भी अपने ना बुक के साइड में लिख लो, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप भी साइड में मतलब ऐसे नोटिंग करते रहो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर नोटिंग नहीं भी करने का मन है तो बस एक बार देख लो, बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना, हाँ बाद में प्रैक्टिस कर लेना और बाद में आंसर मैच कर लेना। क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल परचेज सर कहाँ जाएगा सर, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। किसका, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप सर अब पढ़ के आ चुके हो और मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में भी हमने डिस्कस करा था, यहाँ पे भी डिस्कस करा था। ये आपका क्या है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसको इग्नोर करना होगा। क्या करना होगा सर, इसको इग्नोर करना होगा, क्यों, क्योंकि आपने टैक्स में पढ़ा होगा इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, ये बाद में जब हम जीएसटी की पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या है यूटिलाइज कर लेंगे, वहाँ पे क्या है यूटिलाइज कर लेंगे। इसका सर आपको क्या है, सर आपको नोट्स देकर आना पड़ेगा यार।
जिनके पास मेरा नंबर है ना, एक बार ना एक रिक्वेस्ट है यार, कॉल मत करो बार बार प्लीज। काइंडली रिक्वेस्ट है सर, जिसके पास नंबर है ना सर, वो एक बार मेरे को ना सर कॉल मत करो बार बार। इससे क्या है, डिस्टर्बेंस हो रही है। और जिसके पास नहीं है वो नोट लिख लो। अगर आपको कोई भी क्वारी होता है तो व्हाट्सएप पे अगर मैसेज डाल दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा। 2 मिनट नहीं होता है यार, 2 मिनट नहीं है। ये रहा, 92 17, 1 मिनट। ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप के लिए, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसका यूटिलाइजेशन ओनली व्हाट्सएप के लिए करा है। इसको बार बार कॉल कर करके डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है ये नंबर। आपको जो भी क्वारीज होती है आप प्लीज़ पूछें, जब मर्जी आप पूछें। अगर मेरे को कॉल करना अगर नीड लगा तो मैं कॉल कर दूंगा। लेकिन आप ना प्लीज़, इसको व्हाट्सएप का नंबर है तो आप इसको व्हाट्सएप पे जो भी क्वारीज है तो प्लीज़ आप पूछें, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं क्वारीज का रिप्लाई करूंगा। आपको अगर वीडियो लाइक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फ्रेट इनवर्ड सर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनता है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, किसको, फैक्ट्री वर्कर को पे करा है तो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बनेगा। कंट्रीब्यूशन मेड टू पीएफ ईएसआई सर किसका, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट का पार्ट बनता है। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स को पे करा है तो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। रॉयल्टी पेड और पेबल मैंने बात करा था, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का। पावर फ्यूल्स, जो भी हमारे पावर एंड फ्यूल्स होते हैं, पावर एंड फ्यूल्स याद है, यूटिलिटीज, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं। ठीक है। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड पैटर्न लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कह रहा हूँ, लाइफ इज 2 years ऑफ प्रोडक्शन, क्या 2 साल है प्रोडक्शन की, तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौका 2 चौका 2 8 16, 4,48,000 इस बार आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। और इसका अलग से नोट देकर आइएगा, इसका अलग से नोट्स देकर आइएगा कि 4,48,000 ये इस बार कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये अगली बार नेक्स्ट ईयर पार्ट बनेगा। याद रखिएगा, इस टाइप की कोई भी एडजस्टमेंट होती है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, इग्नोर करते हो, वो आप उसका नोट देकर आएंगे। जीएसटी का सर आपको नोट्स देकर आना होगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता है। इसका भी आपने कैलकुलेशन करा था, आपका हाफ करके निकाला था, हाफ आपका इस बार कॉस्ट बन रहा है, हाफ अगली बार कॉस्ट बनेगा, तो इसको ये पार्ट इसको लिख कर आइएगा। उसके अलावा जॉब चार्जेस जो भी आपने जो क्या है पे करा है, क्या है जॉब वर्कर को, तो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता है। स्टोर्स एंड स्टोर्स कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड स्टोर्स कंज्यूमेबल याद क्या रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या है कंज्यूम्ड, जो भी आपने करा था फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनता है, क्या है फैक्ट्री ओवरहेड्स का डेप्रिसिएशन। हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने डिटेल में बात करी थी कि फैक्ट्री बिल्डिंग की बात हो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। ऑफिस बिल्डिंग की बात करी थी तो क्या है एडमिन डिपार्टमेंट का पार्ट बनता है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। डिलीवरी व्हीकल स्पेसिफिकली मेंशन है, डिलीवरी व्हीकल क्या है, डिलीवरी व्हीकल मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। ठीक है। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, मैंने बात करा था जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का एग्जांपल डिस्कस करे थे, मैंने बोला था ना कि सुपरवाइजर को बुला के मैंने ये सब उससे पूछा, याद आ रही है यारा, तो ये किसका बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, मेरे को बताओ। 1 मिनट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर पे कर रहे हो तो किसका पार्ट बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ठीक है। सेल ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग मैंने बोला ना स्पेसिफिकली मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो उसी डिपार्टमेंट का पार्ट बनेगा, सेलिंग, सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है। व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर कहाँ बैठते हैं, हमने बात करा था एडमिन। हमने इंश्योरेंस के लिए भी याद है, हमने बात करा था इंश्योरेंस जिसका होगा वैसी प्लांट एंड मशीनरी का था, तो हमारा क्या है फिक्स्ड ओवरहेड्स। फैक्ट्री बिल्डिंग का है फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी है फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूआईपी का याद है जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड कर रहा था, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी माय अपॉलॉजी। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको ना, हाँ दिख रहा होगा आप। ठीक है। प्लांट एंड मशीन इंश्योरेंस के लिए हमने बात करा था, प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए पे कर रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी के लिए पे करे तो अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, याद आ रहा है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल याद आ रहा है, आप आगे बढ़ गए थे फैक्ट्री कॉस्ट से, अब आगे बढ़ गए थे नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेता, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, आपने हमें क्या क्वालिटी तो चेक कर लो एक बार क्वालिटी तो चेक कर लो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड होगा। ठीक है। सैलरी पेड टू क्वालिटी स्टाफ, अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करो।
ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल। हाँ, मेरे को एक चीज बताओ, पॉल्यूशन कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चलते आ रहा था चलते आ रहा था, आईसीए ने बीच में बोला अच्छा ले बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड, कितना, फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। याद आया फैक्ट्री ओवरहेड में, जब आप प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हो तो वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे डायरेक्टली। प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए हमने हमने कोई क्या सैलरी दी है तो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, स्पेसिफिकली बोल दिया है, यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया कि सैलरी किसके लिए है, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा। फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए अगर आप दे रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्च होते हैं उसमें जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अगर आप दे रहे हो, मार्केटिंग है, तो सेलिंग ओवरहेड है। जनरल मैनेजर की अगर सैलरी है तो वो ऑब्वियसली एडमिन ओवरहेड है। पैकेजिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकेजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को एक चीज बताओ, प्राइमरी पैकेजिंग हमने दी है, मेरे को बताओ किस में जाएगा, याद आ रहा है, कहाँ गया वो एग्जांपल, ये डब्बा ले लो मेरा। प्राइमरी पैकेजिंग, बोलो बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकेजिंग जो थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हो ना कॉस्ट के बाद, ये वहां पे ऐड होता है, ये वहां पे ऐड होता है, ये वहां पे ऐड होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड, इक्विटी फंड, ये याद रखिएगा सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आती है ना आपकी कॉक्स के बाद, तो कॉक्स के बाद सीधा आपको इसको ऐड कर देना होगा, कॉक्स के बाद, कॉक्स के बाद सर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है ना ये आपको ऐड करना होगा, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, ठीक है। फीस पेड फॉर लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर एडमिन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडमिन, बोनस पेड सेल्स स्टाफ, किसको, सेल्स स्टाफ को दिया है, किसको, सेल्स स्टाफ को, तो सेलिंग ओवरहेड्स, क्या है, सेलिंग ओवरहेड्स। देन यहां पर क्या है, रॉ मटेरियल, ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, याद आया, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड जिसको हम बोलते हैं, वहां से माइनस होगा, वर्क ओवरहेड जो हमने देखा था उसी को फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहे हैं। फिनिश गुड्स, याद आ रहा है, कॉक्स निकालते वक्त, कॉक्स निकालते वक्त ये अगेन डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन ये हमारा कॉक्स, ठीक है। ये एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। एंड एक बार सारा का सारा सर इसको ना एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार देखें, याद है, प्राइमरी पैकेजिंग जैसे हमने लिखा हुआ यहाँ पे ऐड प्राइमरी पैकेजिंग, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले यहाँ पे है, उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी पैकेजिंग और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रही है, पैकेजिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स मतलब हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग जो हो रही है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने बताया ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल से पहले जस्ट लिखना है, ये रहा इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड, ठीक है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले जो हमारी सेकेंडरी पैकिंग आ रही है, डिलीवरी ओवरहेड्स, ये देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बन रहे हैं, तो ये सब भूलिएगा नहीं, ये एक बार ना क्वेश्चन है सर, आप रिवाइज करो, अगर कोई भी डाउट होता है तुम्हारा भाई है, ठीक है। अगली वीडियो सर एमसीक्यू की रहेगी, सर अगली वीडियो सर हमारी क्या है, एमसीक्यू की रहेगी, इलस्ट्रेशन देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, एमसीक्यू की वीडियो आएगी, आरटीपी, एमटीपी एंड प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शायद तीनों की या तो एक कंबाइंड वीडियो आएगी, या इधर इट्स कंबाइंड वीडियो, ये भी हो सकता है कि अलग अलग वीडियो आए, अगर सिंगल सिंगल ईयर के आरटीपी, अगर मेरे को मन करा कि अगर आपके ज़्यादा जो भी डाउट आ रहे कि सिंगल सिंगल ईयर के आरटीपी अपलोड करो, तो सिंगल सिंगल ईयर के आरटीपी अपलोड किए जाएंगे। डाउट के लिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर मैंने गलत नहीं नंबर दिया है तो, अगली बार लास्ट टाइम किसी और को कॉल चलेगी थी, ये रही 9270419205, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी डाउट हो आप कीप स्माइलिंग, हंसते हुए मेरे को मैसेज करेंगे, सर मेरे को छोटा सा डाउट आ रहा है प्लीज़ मेरे को बता दो, मैं बोलूँ बिल्कुल, और आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और खुशी से पढ़ना, बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।